नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। इससे पहले मैंने लगातार एशियन हिस्ट्री पर 2 वीडियो शुरुआत में एशियन हिस्ट्री से शुरू की है, जिसमें कि प्री हिस्टोरिक एरा पर मैं वीडियो ला चुका हूं, और उसके बाद में चालकोलिथिक पीरियड जो कि ताम्रपाषाण युग बोला जाता है, उस पर भी मैं वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने बेसिक आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जो कि एशियन हिस्ट्री, इंडियन एशियन हिस्ट्री पर जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। लगातार जिस तरीके से मैं कंटेंट ला रहा हूँ, सिविल सर्विस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जैसे कि आ चुका है, उसके एग्जाम्स दिसंबर में कंडक्ट होने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो लगातार आप सभी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि मैं लगातार कंटेंट ला रहा हूं। तो चलिए शुरू करता हूं, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर में, वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जाम्स में बनता है, और इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बोर्ड पर मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो ये प्री हिस्टोरिक एरा, देन उसके बाद में उस काल को खत्म की बात की जाए, तो उस काल को मैंने कंप्लीट किया है। लास्ट जो वीडियो दिए हुए हैं उसमें मैंने कंप्लीट किया, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। उसको यहाँ पर समझाऊंगा तो काफी टाइम चला जाएगा। तो अगर हम बेसिक समझे तो प्री हिस्टोरिक एरा के बाद में ताम्रपाषाण काल, जिसको कि बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड, वो आता है। देन उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि उस पीरियड में आगे आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इस सभ्यता का जो नाम पड़ा, ये नाम जो पड़ा, ये पड़ा सिंधु। जो उस समय की वहां पर जो नदी थी, जो कि आज भी विद्यमान है, आज भी वहां पर है, सिंधु नदी के पास में रहने वाले जो मानव थे, जो वहां की सभ्यता थी, वहां पर जो आसपास सभ्यता पनपी, उस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसी कारण से इसका नाम जो कहा गया, वो सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर इंग्लिश में उसको इंडस नदी, इंडस रिवर भी कहा गया है, तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ में इसको सबसे पहले इसकी जो सभ्यता की खोज की गई, उस समय के जो उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य पाए गए, वो साक्ष्य जो पाए गए, वो पाए गए थे कहां पर? हड़प्पा में। तो इसको भी याद कीजिएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि एक क्षेत्र है, वहां पर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, इसके साक्ष्य, इसके जो एविडेंस मिले, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कई जो फिलोसोफर रहे, कई जो विद्वान रहे, उन विद्वानों का जो अलग अलग मत है, उसको भी यहाँ पर समझना जरूरी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। जो कई विद्वान है, उनका जो मत है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। तो इसको भी याद रखना कि कई विद्वान इसको हड़प्पा सभ्यता के तरीके से बोलना उचित मानते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो प्रमुख केंद्र था, वो हड़प्पा ही सबसे पहला प्रमुख केंद्र था। इस कारण, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले आपको बता चुका हूं, सबसे पहले जो खोज हुई थी, वो खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की गई थी। इस कारण से कई जो इंटेलेक्चुअल हैं, विद्वान हैं, वो इसको हड़प्पा की सभ्यता भी मानते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इस सभ्यता के बारे में अगर कहा जाए, तो इस सभ्यता के समय में सबसे आधुनिक और सुविकसित सुविकसित यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप सभ्यता उस समय की यही सभ्यता थी। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट जो होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता अपने समय की सबसे ज्यादा डेवलप थी ये, सबसे ज्यादा विकसित, सुविकसित बोल सकते हैं इसको, सुविकसित सभ्यता थी। सबसे सुविकसित
सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा सुविकसित सभ्यता थी उस समय की इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय की सबसे ज्यादा आधुनिक और सुविकसित यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी। और हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्लानिंग के साथ में, और जो डेवलप उस समय की जो कॉलोनी थी और जो उस समय के नगर थे उसमें रहा करते हैं। सबसे ज्यादा डेवलप, ठीक है ना, उस समय की जो नगर थे सबसे ज्यादा विकसित उस समय के कस्बे और नगर थे। उस समय के सबसे ज्यादा विकसित और डेवलप उस समय के कस्बे और नगर थे, जिसमें कि उस समय के जो लोग थे सिंधु घाटी की सभ्यता के, वो वहां पर रहा करते थे। और अगर हम बात की जाए यहाँ पर उस समय के साक्ष्य जो कि उत्खनन के दौरान मिले हैं, उसमें बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार और कच्ची पक्की ईंटों के यहाँ पर मकान भी देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुनियोजित तरीके से सड़कों का भी, जो कि रोड्स थी, सड़कों का भी निर्माण यहाँ पर किया गया था, जो कि उस समय के जो साक्ष्य मिले हैं हमें सिंधु घाटी की इंडस वैली, जो सिंधु घाटी जो हड़प्पा है, हड़प्पा नगर में जो सबसे पहली सिविलाइजेशन की जो खोज हुई थी, जो वहां पर उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य मिले वहां पर प्राप्त हुए। क्या बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े भवन मिले यहाँ पर, भवन के साथ साथ यहाँ पर सभागार भी मिले। सभागार यानी कि यहाँ पर उस समय के जो मानव थे, जो व्यक्ति थे, वो लोग वहां पर सभा करते थे, सभागार। सभागार के बाद में स्नानागार भी यहाँ पर उत्खनन के दौरान में मिले। और कारागार यहाँ पे की उस समय जो सजा मिलती थी उन वहां पे लोगों को, उसके लिए वहां पे कारागार की भी व्यवस्था थी। और कच्ची पक्की ईंटों के मकान, कच्ची पक्की ईंटों के मकान भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कों का भी जाल यहाँ पर देखने को मिलता है। सड़कों का जाल भी यहाँ पर प्राप्त, ठीक है। तो ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पे की ये साक्ष्य मिले। और साथ ही साथ में यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर उत्खनन में इस सभ्यता के लोग किस तरीके के एपरेटस यानी कि उपकरण, किस तरीके के हथियार, आभूषण, मूर्तियां और बर्तन का उपयोग करते थे, उनका निर्माण करना जानते थे, ये साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए। साथ ही साथ में निर्माण में कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग किया गया, ये भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसमें कि तांबा, चांदी और कांसे का उपयोग किया जाता है। अगर हम धातु की बात करें, ठीक है ना, तो धातु उस समय के लोग कौन कौन से धातु से परिचित थे? तांबे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, चांदी, और कौन से थे? और कांसा। उस समय सोना परिचित नहीं थे लोग, सोने की जानकारी नहीं थी, सोने से ये परिचित नहीं थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, ये ध्यान रखिएगा। सोने से परिचित नहीं थे, तांबा, चांदी और कांसे से ये परिचित हो चुके थे। साथ ही साथ में ये मूर्ति, ठीक है ना, अगर निर्माण की बात की जाए तो ये वहां के सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मूर्तिकार थे, यानी कि मूर्तियां बनाना भी जानते थे, मूर्तियां बनाना जानते थे, और आभूषण भी बनाते थे उस समय के लोग। आभूषण, आभूषण के साथ साथ में ये हथियार, उस समय के उपकरण भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि खेती भी होना चालू हो गई थी। उपकरण और हथियार, उस समय के जो हथियार हैं, हथियार भी ये बनाते थे, ठीक है ना, इसका भी
निर्माण किया जाता था और उपयोग में जो धातु उपयोग होती थी वो तांबा, चांदी और कांसा, सोने से ये परिचित नहीं थे। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात की जाए यहाँ पर इस सभ्यता का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड सिंधु घाटी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल है, अलग अलग जो विद्वान है उनका एक अलग अलग मत यहाँ पर मिलता है। तो उन्होंने एक अलग अलग मत दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड या फिर काल का निर्धारण, काल का अगर निर्धारण देखा जाए तो वो अलग अलग विद्वान, अलग अलग इंटेलेक्चुअल जो उस समय के जो है आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो गणना की है वो जरूर आप एक एक करके मैं बताऊंगा, नोट करते जाइएगा। अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ पर एच हेरास के अनुसार जो कि नक्षत्र यानी कि उस समय के जो नक्षत्र थे, नक्षत्र के आधार पर इसकी गणना की गई है। ठीक है ना। एच हेरास के अनुसार, एच हेरास के अनुसार जिन्होंने की नक्षत्र के आधार पर इसकी गणना की है और वो है लगभग 6000 बीसी। कीजिएगा ये नक्षत्र, नक्षत्रों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पॉइंट भी वहां पर मिलेगा। नक्षत्रों के आधार पर किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण कितना किया है, तो ये है 6000 बीसी का निर्धारण किया। अगले जो इंटेलेक्चुअल है उनका भी नाम याद कीजिएगा, वो भी नोट कर लीजिएगा, वो है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी का माना गया है। ठीक है ना। ये माधव स्वरूप वत्स के अनुसार है। जॉन मार्शल अगला जो है वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल ने जो इसका टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी। ये जो टाइम दिया है ये जॉन मार्शल ने दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग विद्वान ने अलग अलग टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इन सभी के अनुसार तो यहाँ पर टाइम मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर फॉलो किया जाए तो एक्चुअल में जो फॉलो किया गया है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ही टाइम को यहाँ पर गणना देखने को मिलती है और इसी का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको कि रेडियो कार्बन पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति, इसके अनुसार जो टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का बताया गया है वो बताया गया है 23,500 बीसी से 1750, 1700 बीसी का, 1700 बीसी का जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड बताया गया कि इस समय तक ये सभ्यता यहाँ पर अस्तित्व में थी, इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद में इसका जो डिक्लाइन है वो आ गया था, धीमे धीमे करके ये पतन हो गई और इसके पतन के क्या कारण क्या थे ये भी हम आगे जाके इसको भी समझने की कोशिश जरूर करेंगे। इसका भी मैं फैक्ट पूरा यहाँ पर
आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बनी रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि आपको सामने यहाँ पर नीचे बैनर दिख रहा होगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है अभियान एकेडमी का ऐप आपको इंस्टॉल करना है। देयर यू विल गेट कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर आईएएस एंड आईपीएस। ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर भी एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा ये, तो यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप से टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरीके से आप कंप्लीट प्रिपरेशंस इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थान हमें जो मिले हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको नोट कराना चाहूंगा। वो नोट आप कर लीजिएगा अगर आप नोट में लेके बैठे। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी सभ्यता, और तो यहाँ पर सभ्यता के प्रमुख प्रमुख स्थल नोट करते जाएगा। इसकी जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे प्रमुख स्थल अगर बात की जाए तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला फर्स्ट फर्स्ट जो है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर इसकी जो खुदाई हुई थी वो हुई थी सबसे पहले 1922 में। ठीक है ना, 1922 में राखल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी पूरी क्या की गई थी, की खुदाई की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा खुदाई करवाई गई, और खुदाई करने के दौरान ये साख यहाँ पर मिले थे। डेट सन जरूर याद रखिएगा, 1922 में क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मोहनजोदड़ो में जो खुदाई करवाई थी वो किस यहाँ पर उत्खननकर्ता ने, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने करवाई थी, तो राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी 1912 में, 1922 में, सॉरी 1922 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। और इसको क्या कहा जाता है ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। और इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहन जोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये जो क्षेत्र है, अगर हम इसके बारे में बात की जाए तो ये क्षेत्र कहां पर है अभी वर्तमान में, सिंध, जो कि पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट कहां पर है ये, सिंध, सिंध में है ये, सिंध जो कि पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है ये। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, सिंधु नदी के किनारे स्थित, सिंध, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे पर ये स्थित क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला कहा जाता है। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में सबसे पहले यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी, और वहां पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो साक्ष्य भी नोट कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, हेडिंग है साक्ष्य। यहाँ पर साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, साक्ष्यों की बात करें तो ये भी नोट कीजिएगा। साक्ष्य जो है वो यहाँ पर सूती के कपड़े के अंश, ठीक है ना, सूती के कपड़ों का अंश मिला है यहाँ पर, यानी कि उसके टुकड़े, उसके टुकड़े यहाँ पर प्राप्त हुए छोटे छोटे। और साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो स्नानागार कहाँ मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है, महास्नानागार, ठीक है ना। स्नानागार है वो यहाँ पर मिला। साथ ही साथ में यहाँ पर पुरोहित, उस समय के जो पंडित हुआ करते थे, जो पूजा करवाते थे, ठीक है ना, उनके आवास, है ना, पुरोहितों के आवास, पुरोहितों के आवास मिले हैं। साथ ही साथ में सभागार, उस समय की जो वहां पर शासन की व्यवस्था थी, उस शासन की व्यवस्था में सभाएं हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग के लिए जो सभागार बनाए गए थे उसके भी साथ यहाँ पे मिले हैं। साथ में कांसे की बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कांसे से बनी हुई जो नर्तकी है उसकी नग्न मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, कांसे से बनी, कांसे से बनी नर्तकी, नर्तकी की नग्न मूर्ति, नग्न मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ में यहाँ पर घोड़े के दांत, है ना, खुदाई के दौरान यहाँ पर घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत भी यहाँ पर प्राप्त हुए। इस तरीके से बहुत से साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी। सूते के कपड़ों के अंश, स्नानागार जो कि यहाँ पर स्नान किया जाता था, साथ में पुरोहित जिसमें कि ट्रीटमेंट का कुछ उपयोग होता था, ट्रीटमेंट होता था वहां पर, वैदिक तरीके से जो भी वहां पर जो वहां पर बीमारी होती थी उसके लिए स्नानागार बनाया गया था। साथ में कांसे से बनी हुई मूर्ति, सभागार, और यहाँ पर घोड़े के दांत, यानी कि घोड़े से भी वहां के लोग परिचित थे, घोड़ा गाड़ी भी उपयोग करते थे, साथ में घोड़े से भी वहां पर परिचित थे। इसकी जानकारी भी यहाँ पर मोहनजोदड़ो में मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला जो क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट किया। अगला जो क्षेत्र है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, वो है अपना कालीबंगा, 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 कालीबंगा जो कि यहाँ पे इसकी जो खुदाई की गई थी, ठीक है ना, इसकी जो खुदाई की गई थी, ये खुदाई यहाँ पर 1960 में करवाई गई, 1960 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई गई थी। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना। इसका जो अर्थ है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ भी नोट कीजिएगा। अर्थ होता है यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और ये स्थल कहां पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्थल जो है, ये जो स्थान है कालीबंगा, ये कहाँ प्राप्त हुआ था, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पास है। कहां पर, राजस्थान में गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर में, गंगानगर जो जिला है उसमें घग्गर नदी, घग्गर नदी के पास, पास का क्षेत्र है कालीबंगा। वहां पर उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले वो भी नोट कीजिएगा। साक्ष्य क्या मिले यहाँ पर, साक्ष्य जो थे वो थे कच्ची ईंटें और अलंकृत यानी कि डिजाइन फुल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर ईंटें मिली, यहाँ पर ईंटों से बने हुए मकान और डिजाइन फुल जो ब्रिक्स थी अलंकृत, ठीक है ना,
अलंकृत ईंटें की भी यहाँ पर एविडेंस मिले, और यहाँ पर मोहरे मोहरे उस समय की जो सील थी जो कि बेलनाकार, ठीक है ना, नोट कीजिएगा, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे मिली है यहाँ पर, जो कि मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सभ्यता की जैसी दिखती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि इन्हीं की समकालीन थी। यहाँ पर अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक ट्रेडिंग पॉइंट था, एक ट्रेडिंग एरिया जो था, वो मेसोपोटामिया भी कहलाता था। यहाँ पे कि ये ट्रेड किया करते थे। तो ये जो मोहरे हैं ये मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे मेल खाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बेलनाकार मोहरे जो कि यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेल खाती थी, ठीक है ना। साथ ही साथ में यहाँ पर जो कालीबंगा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिखिएगा, यहाँ पर जुते हुए खेत, खेती के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या मिले हैं यहाँ पर? खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और खेती के साक्ष्य में यहाँ पर जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, यहाँ पे की सरसों की फसल मिली है, सरसों की खेती हुआ करती थी। जुते हुए खेत मिले हैं जिसमें कि सरसों की साक्ष्य मिले हैं, कि सरसों के यहाँ पर दाने मिले हैं, सरसों की खेती हुआ करती थी। यानी कि उस समय का जो मानव था, खेती होती थी, यानी कि सरसों की फसल, और यहाँ पर चने, अगला चने की खेती होती थी, चने की भी साक्ष्य मिले हैं, चने की यहाँ पे बुआई होती थी, चने भी बोए जाते थे, ठीक है। ये भी यहाँ पर जानकारी मिलती है ये खुदाई के दौरान। खेती के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा में, और सरसों की खेती, और यहाँ पर चने की खेती भी होती थी, चने की फसल भी बोई जाती थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पर अन्य साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये जो साक्ष्य हैं ये कालीबंगा में मिले हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। अब चलते हैं, अगला जो पॉइंट है, अगला जो साक्ष्य है वो है हड़प्पा। कहां पर? हड़प्पा, नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन में बनते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगातार जो सिविल सर्विस की तैयारी है उनके लिए, चाहे वो प्री हो या मेंस, उसमें क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आंसर राइटिंग के बेसिस पे भी ये सारी तैयारी मैं आपको ऐप के माध्यम से कराता हूँ। तो आप ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका कि आपको यहाँ पर नीचे डाउन में जो दिख रहा है बैनर, उस बैनर में मैंने पूरी जानकारी दी है। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माय नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगर हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा में यहाँ पर इसकी जो खुदाई की गई थी ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अगर हम उत्खननकर्ता की बात करें, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, तो उसके क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी? 1921 में, 1921 ईस्वी में। वर्ष लिख देते हैं आगे, पहले क्लियर हो जाएगा। वर्ष कौन सा था ये? वर्ष था 1921 में। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी ये। और इसमें जो असिस्टेंट थे, दयाराम साहनी के जो सहायक थे, वो भी नोट कीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। सहायक जो थे वो थे माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स जो थे, ये इनके सहायक थे, जिन्होंने की इनकी मदद की थी, ठीक है ना। हड़प्पा ये जो क्षेत्र है, अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करें तो इसका स्थल, ठीक है ना, ये कहां पर है ये, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्र बात करें अपन, ये किस क्षेत्र में आता है, कौन से स्टेट में आता है? तो ये आता है पंजाब, पंजाब की मातंगुरी जिला, ठीक है ना, जो कि रावी नदी के तट पर है। कहां पर आता है ये? पंजाब, पंजाब जिले में, ठीक है ना, मातंगुरी
माटंग गोमरी जो जिला है वहां पर, और ये जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी का तट है वहां पर ये स्थित है हड़प्पा। यहाँ पे की जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे, और सहायक जो थे वो थे कौन, माधव स्वरूप बस। 1921 में दयाराम साहनी उनकी सहायक के द्वारा यहाँ पर एक खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो साक्ष्य कौन कौन से थे, साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो साक्ष्य थे यहाँ पर मोहरे, साथ में कब्रिस्तान भी मिला है यहाँ पर, और मछुआरों का चित्र अंकित बर्तन, ठीक है ना, मछुआरों का एक चित्र बना हुआ एक बर्तन मिला है, उस बर्तन में यहाँ पर अंकित चित्र मिला है। मोहरे मिली है यहाँ पर, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान के साथ साथ यहाँ पर मछुआरों का चित्र बना हुआ एक बर्तन मिला है। यानी कि यहाँ पर मछुआरे मछुआरे यानी कि मच्छी मारने वाले जो बिजनेस था वो ट्रेड यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि रावी नदी के तट पर था, तो यहाँ पर मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, बर्तन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली है। धोती पहने हुए एक मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। और अनाज भंडारण के कमरे, ठीक है ना, यहाँ पे की जो और गेहूं यानी कि जो यहाँ पर खेती जो हुआ करती है, खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे की अनाज भंडारण, अनाज भंडारण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि जो और गेहूं, गेहूं प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला जो साक्ष्य हुआ है वो साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, बनावली। कहां पर, नोट करते जाइएगा अगर आप नोट बना रहे हैं, ठीक है ना। बनावली या फिर बनवाली भी बोलते हैं, बनावली या फिर बनवाली भी बोलते हैं। बनावली, इसकी जो खोज की गई थी वो खोज किसके द्वारा की गई थी, कौन उत्खनन करता थे, ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, वो थे R.S. बिस्ट, R.S. बिस्ट, R.S. बिस्ट के द्वारा की गई थी ये, और ये खोज की गई थी 1973 में। 1973 में इसकी खोज की गई थी, और इसका जो खोज का स्थल था बनावली, ये कहां पर है, ये बनावली है हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है ये, हरियाणा के हिसार जिले में, नोट लीजिएगा, हिसार जिला यहाँ, ठीक है। ये तो पॉइंट हुआ हरियाणा, हरियाणा में बनावली, ठीक है ना, हिसार जिले में 1973 में R.S. बिस्ट के द्वारा उत्खनन करवाया गया, वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछने बनता है, जो कि है चंदोड़, चंदोड़ है, चंदोड़, चंदोड़, इसकी खोज 1931 में N.G. मजूमदार के द्वारा की गई।
इसके द्वारा एन जी मजूमदार कब की गई थी ये? 1931 में। बिल्कुल सन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है, 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। और इसके जो प्रमुख इसके बाद में इसको आगे जो बढ़ाया, ठीक है ना, इसको और खुदाई का जो मौका मिला, वो मौका मिला था मैके ने इसकी फिर दोबारा खुदाई करवाई थी, ठीक है ना, वो भी नोट कीजिएगा। मैके ने इसकी खुदाई दोबारा करवाई थी, जो कि 1935 में मैके के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। और ये जो स्थल है ये पाकिस्तान में, कहां पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है ये, और पाकिस्तान के सिंध जिले में है, ठीक है ना। कहां पर है ये? सिंध जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये स्थित। अगर यहाँ की हम साक्ष्य की बात करें, यहाँ पे एविडेंस, यहाँ पे खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो मैं हर पॉइंट यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। जो साक्ष्य है वो साक्ष्य कौन कौन से मिले खुदाई के दौरान, जो एविडेंस मिले, जो साक्ष्य मिले वो कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो गोलाकार वक्राकार बोले थे, यहाँ पर वक्राकार ईंटों का एक स्तर मिल रहा है यहाँ पे, कि गोलाई रूप में ईंटें यहाँ पर सजाई गई हैं। कुछ इस तरीके से ईंटें यहाँ पर सजी देखने को मिलती है वक्राकार तरीके से, क्योंकि ईंटें हैं यहाँ पर, ईंटों का एक स्थल मिला है, ठीक है, ईंटों का स्थल, ये भी साक्ष्य मिले हैं। और साथ में बिल्ली के पंजे जो कि यहाँ पर पीछा करते हुए कुत्ते, बिल्ली के पंजे भी मिले हैं, बिल्ली भी मिली है यहाँ पे, बिल्ली के साक्ष्य भी मिले हैं। और उसका कुत्ता पीछे कर रहा है, कुत्ता पीछा कर रहा है, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और क्या प्राप्त हुआ है चंदोड़ा में इंपॉर्टेंट, वो भी मैं यहाँ पर नोट करवाऊंगा। वो है एक अन्य साक्ष्य जो कि यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनता है इसमें। वो है मन के का, यानी कि छोटे छोटे मोती, मोती का कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मनकों का कारखाना, मन की बनाए जाते थे, मनकों का कारखाना, कारखाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया? मनकों का कारखाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, अगला अगला जो साक्ष्य स्थल वो भी आप नोट कीजिएगा, और वो साक्ष्य स्थल है अपना लोथल। लोथल, लोथल इसकी खोज की गई थी 1957 में, और किसके द्वारा की गई थी 1957 में? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो स्थल है ये कहां पर है? ये है गुजरात, गुजरात के कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर, अहमदाबाद में भोगवा, भोगवा नदी के तट पर, तट पर स्थित लोथल। हो गया लोथल कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी उसके तट पर मिली है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य क्या है ये भी नोट कीजिएगा। साक्ष्य जो मिले हैं वो यहाँ पर अग्नि वेदिका, यानी कि अग्नि यानी कि हवन कुंड टाइप का कुछ इस तरीके का मिला है, जिसको कि अग्नि वेदिका कहा गया है। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। अग्नि वेदिका के साथ साथ यहाँ पर पक्की मिट्टी से बना हुआ एक नाव, पक्की मिट्टी से बना हुआ एक नाव का नमूना, यानी कि उस समय की जो नाव चलती थी उसका एक पक्की ईंटों से बना हुआ एक नमूना बनाया गया, इसे पकाया गया है, ठीक है ना। पक्की ईंटों से बना
घाव का नमूना, घाव का एक सैंपल, ठीक है ना, नमूना मिला है यहाँ पर। हाँ ठीक है। साथ ही साथ में जहाज बनाने के यानी कि जो ये क्षेत्र था, एक लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से कि ट्रेडिंग की जाती थी। ट्रेडिंग कहाँ पर? अरब सागर में, ठीक है ना, जो कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर जाके ये ट्रेडिंग होता था। एक ट्रेड जोन था, ये ट्रेड का यहाँ से बिजनेस किया जाता था, जो कि अन्य देशों में यहाँ से बिजनेस हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि वेदिका मिली, यानी कि एक प्रकार से एक अग्निकुंड मिला, जिसमें कि पक्की ईंटें बनाई जाती थी, जिसमें कि नाव का नमूना मिला है, नाव बनाने का एक नमूना है छोटा सा। जहाज बनाने के, यानी कि यहाँ पर क्योंकि लोग बंदरगाह था, तो यहाँ पर जहाज बनाने की का भी स्थल मिला है। जहाज भी बनाए जाते थे, जहाज बनाने का स्थल भी मिला है यहाँ पर, जहाज बनाने का स्थल भी मिला है। साथ ही साथ में यहाँ पर, ठीक है ना, मोहरे, चावल के दाने, मोहरे भी मिली हैं, ठीक है ना, और चावल के दाने भी मिले हैं, चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग तरीके की मतलब की चक्कियां मिली हैं, जिसमें कि अनाज पीसा जाता है। चक्की, अनाज पीसने के लिए। अनाज पीसने के लिए जिसका काम लिया जाता था, उसका उपयोग भी यहाँ पे भी एक चक्की मिली है, जिसमें कि अनाज पीसा। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने जो यहाँ पर स्थल जो बताए, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के, ये आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। और भी अन्य स्थल है यहाँ पर, जो कि लगातार यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो ये वीडियो जो कि मैंने यहीं तक खत्म करना है। पूरा कंप्लीट लेसन प्लान आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा, अगर आप मेरे साथ में स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे कि मैं सारे फैक्ट्स आपको एक के बाद में एक क्लियर कराऊंगा, और पूरे फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर एक एक जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है, जो कि ऐप ऑनलाइन अभियान एकेडमी आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर आप कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे। मोबाइल नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आप कंप्लीट व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाए। वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिसमें कि आपको लगातार सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको लगातार एशियन हिस्ट्री के ला रहा हूँ, एक के बाद में एक लगातार एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।